Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. आज I observe योग श्रृंखला में 1 से 4 तक प्रस्तुत किए हैं। आज पार्ट 5 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप 1 से 4 तक देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो माई ऑब्जर्वेशन लाइफ चैनल पर आप इसे जाकर देख सकते हैं। सुविधा के लिए आप जान लें कि पार्ट 1 में हम योग का इंट्रोडक्शन देते हुए बताए थे कि चित्त विरति निरोध से अष्टसिद्धि और नवनिधि तथा उससे ऊपर की यात्रा पार्ट 1 में बताए थे। पार्ट 2 में यह बताए थे कि यह मानव का विज्ञान है, मानव के लिए है, मानव द्वारा है, मानवता के लिए है। इसको किसी जाति, धर्म और संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है। यह पूरी तरह मानव का है, सभी लोग इसे अपना सकते हैं। पार्ट 3 में यह बताए थे कि यह शरीर का विज्ञान है, शरीर के लिए विज्ञान है, शरीर पर प्रयोग किया जाने वाला विज्ञान है। जो थीम था यही था। पार्ट 4 में हम बताए थे कि चित्त जो है कहाँ पर अवस्थित है शरीर में, शरीर रचना विज्ञान के दृष्टि से और योग शास्त्र के दृष्टि से भी शरीर में चित्त कहाँ पर अवस्थित है, चित्त की क्या प्रकृति है, चित्त को कैसे शोधित किया जा सकता है, उसको पहचानने का तरीका, उसको जो है आगे के कार्य बता दें। आज पार्ट 5 में मेरा जो योग यात्रा का पार्ट 5 जो है, इसमें हम बेसिकली हम जो बताने जा रहे हैं नारी पर, कि नारी क्या है, शरीर रचना विज्ञान में नारी कहाँ है और नारी कितने प्रकार के हैं और इसकी क्या भूमिका है। दोनों दृष्टि से, शरीर रचना विज्ञान के दृष्टि से भी और योग शास्त्रियों के दृष्टि से भी, योग यात्रा में भी नारी की क्या भूमिका है। तो यह सामान्य भाषा में शरीर रचना विज्ञान में नारी का अर्थ लोग भेन से लगाते हैं, धमनी से लगाते हैं, नस से लगाते हैं, और लेकिन वस्तुतः योग शास्त्र में नारी का तात्पर्य प्राण वायु मार्ग से है। नारी जो है एक प्राण वायु मार्ग है। श्वास जो हम लेते हैं तो श्वास जो ग्रहण करते हैं तो वह लंग्स के माध्यम से ग्रहण करते हैं, और श्वास से जो ऑक्सीजन जो है लंग्स ऑब्जर्व करके रक्त में मिला देता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट में फिर हम सांस के द्वारा छोड़ देते हैं। और विभिन्न नस और धमनियों से पूरे शरीर में ऑक्सीजन और रक्त के माध्यम से वह उसका चलन होता है, संचालन होता है। एक पार्ट हो गया नारी का। दूसरा जो हमारे योग शास्त्रियों ने, हमारे योगी ऋषि महर्षि मुनियों ने बताया है कि नारी जो है रक्त संचालन की यह प्रक्रिया से अलग हटकर प्राण वायु मार्ग की प्रक्रिया है। शरीर के अंदर प्राण वायु मार्ग है। वह प्राण वायु मार्ग जो है हम श्वास नाक से लेते हैं वही नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो मेरुरज्जा, जो मेरुदंड के हिस्से में वह जो है अवस्थित है। और शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। 72,000 नाड़ियाँ हैं। जो यह जो है मुख्य नाड़ियाँ, जो 3 नाड़ियाँ हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, यह तीनों नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। यह 72,000 नाड़ियाँ छोटे छोटे नाड़ियाँ हैं जिसमें प्राण वायु का संचार होता है। लेकिन मुख्य नाड़ी जो है वह 3 है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। यह नाड़ी का ये जो आधार है, हम जो श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं लंग्स नासिका के माध्यम से, वह जो है वह लेने और छोड़ने दोनों की प्रक्रिया है। यह जो प्राण वायु मार्ग में सिर्फ श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को ऑब्जर्व किया जाता है। हमारे नाक जो है, नाक में 2 छिद्र हैं और दोनों छिद्र से नाक श्वास जो है बाहर फेंकते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन पर आधारित यह प्राण वायु मार्ग और नारी शास्त्र है पूरा। कि हम जो सांस छोड़ते हैं वह बाएं नाक से जब सांस निकलता है, और कभी दाएं नाक से निकलता है, कभी दोनों नाक से निकलता है। यह 3 अवस्थाएं आती है श्वास छोड़ने का, कि कभी बाएं नाक से सांस निकलता है बाहर, कभी दाहिने नाक से, कभी दोनों नाक से। यह तीनों अवस्थाओं को हमारे महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद यह प्राण वायु मार्ग का खोज किए और इसी के आधार पर संपूर्ण योग यात्रा का परामर्श दिया और योग यात्रा किए। इसमें जब कहता है कि जब बाएं नाक से जब आप देखेंगे नाक के अपने हाथ की ओर करके, तो हमेशा दोनों नाक एक साथ नहीं चल रहा है। अभी जैसे हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो मेरा बायां नाक चल रहा है। माने बायां जब नाक चलता है तो इसका मतलब हुआ कि वह जो है चंद्र नाड़ी चल रहा है। बायां नाक से जब हम श्वास छोड़ते हैं तो यह इंडिकेट करता है कि हमारा चंद्र नाड़ी चल रहा है। चंद्र नाड़ी शीतलता का प्रतीक होता है,
शांति का प्रतीक होता है, शिथिलता का प्रतीक होता है। यह जो है पूरी तरह बायां जब नाक से जब जो श्वास चल रहा हो उस समय वह ईरा नारी कहलाता है या चंद्र नारी कहलाता है। यह स्त्री के गुण का प्रतीक होता है, बहुत शीतल होता है, शांति होता है और सुस्ती का प्रतीक होता है। फिर कुछ देर के बाद आप जब देखेंगे, जब दायां नाक से अगर इस तरह से करते हैं और दायां नाक से जब चलता है तो वह जो है उत्तेजना का प्रतीक होता है, उग्रता का प्रतीक होता है, गर्म है। इसमें है चंद्र नारी से जब बायां नाक से चलेगा तो शीतलता का प्रतीक होगा, जब दायां नाक से जब जो श्वास बाहर निकल रहा है तो वह गर्मी का प्रतीक होगा, पुरुषार्थ का प्रतीक होगा, सूर्य का प्रतीक होगा और वह जो है क्रोध का प्रतीक होगा, माने उत्तेजना का प्रतीक होगा। और कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब देखते हैं कि दोनों नाक से समान रूप से चल रहा है। जब दोनों नाक से समान रूप से चलेगा तो वह सुषुम्ना से वह जो है नाक का प्रवाह होगा, इसे सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह कहेंगे। इस अवस्था को हम लोग कहते हैं कि वह जो है अध्यात्म की यात्रा की अवस्था है। एक प्रकार जो है चंद्र नाड़ी शीतलता का प्रतीक है, सूर्य नाड़ी जो है उष्णता का प्रतीक है और सुषुम्ना नाड़ी से जो प्रवाह होता है वह एक तरह से समशीतोष्ण का प्रतीक है, संतुलन का प्रतीक है और उसमें आध्यात्मिक यात्रा का है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों जो है यह भौतिकवादी दुनिया का है, भौतिक जगत के प्रयत्न का प्रतीक है। और जो है सुषुम्ना नाड़ी जब चलता है तो यह जो है आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक होता है। यह सामान्य विशेषता हमारे महर्षियों ने बताया है। अब इसमें जो है इस सुषुम्ना यह जो उद्गम स्थान है, नाड़ी का उद्गम स्थान, नाड़ी का जो वायु छोड़ने का उद्गम स्थान, यह माना गया है शरीर का निचला हिस्सा जहाँ पर टेल बोन होता है, वहाँ पर एक सर्पेंटाइल शक्ति है, जो सर्पिनी शक्ति है, इन्फिनिट पावर है, जो पृथ्वी तत्व के निकट वह में इन्फिनिट पावर छुपा हुआ है। वहाँ से जब उस वायु का प्रवाह बाहर की ओर निकलता है, जब बाएं तरफ से वायु का प्रवाह निकल करके बायां नाक से निकलता है तब उसे जो है वो कहा जाए शीतलता के साथ निकलता है और वह शीतल चंद्र नाड़ी का प्रतीक होता है। जब वहाँ से प्रवाह ऊपर से उठ करके जब दायां नाक से निकलता है तो वह जो है उग्रता का प्रतीक होता है, उत्तेजना का प्रतीक होता है, कर्मठता का प्रतीक होता है और बहुत जो है इस प्रकार। और जब दोनों नाड़ी के बीच के नाड़ी से जब चलता है तो यह जो है सुषुम्ना जो प्रतीक होता है वह कहा जाए शांति का प्रतीक है और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। यह योग शास्त्र में यह बताया गया है कि 52 से 58 मिनट तक, एक घड़ी तक करीब करीब बायां नाक चलता है, फिर दूसरे घड़ी में दायां नाक चलता है। बायां नाक और दायां नाक से जो ट्रांजिशन की जो पीरियड होता है उसमें 1 मिनट के लिए सुषुम्ना से दोनों नाक बराबर चलता है। यह सामान्य स्थिति है। योग शास्त्र में इसका जो वर्णन है कि 52 से 58 मिनट तक एक नाक से चलेगा और दूसरा जो है दूसरे नाक से चलेगा। जब यह स्वाभाविक प्रक्रिया है तो फिर हम इस पर क्यों ध्यान दें, यह प्रश्न उठता है। प्रश्न इसलिए उठता है कि मनुष्य के जो है जिस तरह से जो भेन वगैरह में देखते हैं कि रक्त संचालन की प्रक्रिया में ब्लॉकेज होता है तो हृदय संबंधी रोग होता है, रक्तचाप बढ़ता है, घटता है, ब्लॉकेज का इंडिकेशंस होता है। तो यह तो रक्त या भेन और धमनियों की बात नहीं है, यह प्राणवायु मार्ग जो ईडा, पिंगला और सुषुम्ना अगर कहीं पर बाधित होता है, ब्लॉकेज होता है तो कई बीमारी का इंडिकेशन होता है। इसलिए वो बीमारी को ठीक करने के लिए योग की साधनाएं बताई गई है। अब यह जो है बीमारी कैसे हम पता लगेगा, क्यों ऐसा होता है। जब 58 मिनट तक स्वाभाविक रूप से एक नासिका से सांस निकलता है और फिर 58 मिनट तक दूसरे नासिका से, इसमें यह होता है कि मनुष्य भौतिकवादी दुनिया में कर्म करने के क्रम में कभी कभी दिन रात बहुत ज़्यादा काम करता है। जब बहुत ज़्यादा काम करता है, शारीरिक मेहनत करता है, फैक्ट्री में दिन रात काम करते रहता है, खेत में काम करते रहता है, तो उसका दायां नाक जो है तेज़ी से चलने लगता है और बायां नाक ब्लॉकेज होने की स्थिति में आती है। इसलिए बायां नाक से उत्पन्न बीमारियां उसके शरीर में देखने लगती है। जब मनुष्य बहुत सुस्त हो जाता है, दिन रात टेबल पर बैठकर शिथिल होकर के नेग्लिजेंस ढंग से काम करता है, निफिक्र होकर के काम करता है, तब उसका जो है दायां नाक से जो है चलने वाला ब्लॉकेज हो जाता है और बायां नाक एक्टिव रहता है। इस तरह से असंतुलन से बीमारियां पैदा होती है। इसलिए संतुलित वे में कार्य करने का परामर्श दिया गया है। और कोई योगी जब योग यात्रा करता है तो उसे योग साधना से सुषुम्ना से अपना जो है वायु का प्रवाह अगर बार दोनों नाक से निकलने लगता है
तो यह सुषुम्ना के साधारण, यह सामान्य वर्णन हुआ। यह प्राण वायु मार्ग का सामान्य वर्णन है कि उसका उद्गम स्थल नीचे का एरिया है और उसका अंत जो है यह नासिका के ऊपर का हिस्सा। दोनों नाक से, एक से इंगला निकलता है नाड़ी, दूसरा पिंगला हो गया, और जब दोनों मिलकर के यहाँ पर तीनों नाड़ियाँ जो है एक हो जाता है और चक्र में जाकर के मिलता है, आज्ञा चक्र में। तो यहाँ पर तीनों का यह अंत है, तीनों मिलकर के एक नाड़ी हो जाता है और नीचे से तीनों तीन जगह से शुरू, एक ही जगह से शुरू होकर तीन मार्ग से आता है। यह उद्गम स्थल और अंत स्थल है, और उसके बाद जो एक ही नाड़ी से ऊपर की ओर जाता है तब वह जो है आध्यात्मिक यात्रा की चरम अवस्था होती है। यह शरीर जो है योग शास्त्रियों की दृष्टि से हम इसे शरीर रचना विज्ञान में खोजने की कोशिश करेंगे कि यह शरीर रचना विज्ञान में यह है कहाँ। आप देखेंगे शरीर रचना विज्ञान में कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। स्पाइनल कोड जो है वह, स्पाइनल कोड का जब बनावट देखते हैं, सिर जो है स्कल जो हुआ, एटलस हुआ यह, और इसी पर यह जो है रीढ़ की हड्डी पर यह पूरा स्कल बैठा हुआ है। यह इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी जो है एक टेबुलर फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में, जिसमें 33 हड्डियाँ आपस में टेबुलर फॉर्म में वो सजा करके रखा हुआ है। जिस तरह ईंट सजा रहता है उस तरह वह 33 हड्डियों का है, और एक करीब करीब 70 सेंटीमीटर का लेंथ है। इसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर है, और यह तिरछा कर्व के आकार में 4 कर्व लेते हुए यह नीचे से ऊपर तक 70 सेंटीमीटर का यह एक नली है। शरीर रचना विज्ञान के अनुसार, शरीर रचना विज्ञान के अनुसार जो है यह टेबुलर फॉर्म में 70 छोटे छोटे हड्डी के ईंट को सजा करके रखा गया है। और यह जो सजावट है यह कहा जाए कि नर्व से, सेल से, नर्व से, टिश्यू से एक दूसरे के परत पर रखा हुआ 33 हड्डियों का है। ये 33 हड्डी में देखेंगे कि यह गर्दन के निकट जो है यहाँ पर जो है वह 7 हड्डी होता है, जिसे सर्वाइकल नेक हड्डी कहते हैं। यह 7 ईंट यहाँ पर है इसमें। फिर 7 हड्डी के बाद जो नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यह जो पसली हो गया, पसली से लेके कमर तक के, कमर के ऊपरी पोर्शन तक थोरक्स कहलाता है, जहाँ पर 12 हड्डियाँ हैं, 12 ईंट की परत जो है जमा हुआ है। फिर उसके नीचे जो है कमर तक जो है लंबर कहलाता है। यहाँ पर लंबर में 5 हड्डियाँ हैं, 5 हड्डियाँ परत दर सजा करके रखा हुआ है। फिर कमर जो जांग में मिलता है वहाँ पर 5 हड्डियाँ है, वह जो है सेक्रल कहलाता है। और उसके नीचे जो है वह टेल बोन होता है, जहाँ पर 4 हड्डियाँ होता है। इस प्रकार एक कुल 33 हड्डी का एक तिरछाकार 4 कर्व लेते हुए सजा करके रखा हुआ है। और उसके बीच में एक जो है एक पतला लंबा सेंट्रल कैनाल होता है। सेंट्रल एक नली होती है, बीच में जो हड्डी जो सजा के रखा हुआ है, बीच में एक सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड है। वह जो है सेंट्रल स्पाइनल कोड जो है उसमें फ्लूइड भरा हुआ है। इस प्रकार शरीर रचना विज्ञान में हम देखते हैं कि जो हमारे ऋषि महर्षियों ने सुषुम्ना नाड़ी की चर्चा किया है, वह सुषुम्ना नाड़ी सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड है, जो फ्लूइड से भरा हुआ है, और बीच में बीच होकर के वो 33 हड्डी को पार करते हुए ऊपर तक, मस्तिष्क तक, पिनियल ग्लैंड्स तक, ऊपर तक जाता है। यह तो इस प्रकार स्पष्ट है कि हमारे ऋषि मुनि ने जो शक्ति का प्रवाह सुषुम्ना से करने की बात की है, हमारी शरीर रचना विज्ञान में यह है। सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड, दैट इज ए सुषुम्ना नाड़ी, यह हमारे शरीर के अंदर है। फिर हम जो शरीर के अंदर हम खोजते हैं कि ईडा नाड़ी कहाँ है और पिंगला नाड़ी कहाँ है। जब इसको खोजते हैं तो स्पष्ट वह जो है एक नली दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो 33 हड्डियों का परत दर परत जो सटा करके रखा हुआ है, जो डिफरेंट नर्व्स और जो है टिश्यू से जो एक जुड़ा हुआ है, उसमें देखते हैं कि वह जो काम है, यह जो है मेरुरज्जा का जो काम हुआ या मेरुदंड का, वह जो है दिमाग को सूचना देना और दिमाग से सूचना वापस प्राप्त करना। यह संवेद जो है संवेदना जो है सूचना देने और लेने का जो काम होता है, यह कहीं ना कहीं एक दूसरे से सटे हुए मार्ग में है। अर्थात एक तरफ से हम सूचना दिमाग को भेजते हैं स्पाइनल कोड से, और दूसरे तरफ से दिमाग जो आदेश देता है उसे वापस लेते हैं। तो यह जो है एक जो सूचना देने और वापस आने वाला जो 2 नली है, यही ईडा और पिंगला है। अर्थात हमारे शरीर रचना विज्ञान में जो हमारे महर्षियों ने योग शास्त्र में जिसकी कल्पना की थी कि
उसकी बनावट किसी न किसी रूप में विद्यमान है, यह स्पष्ट है। फिर जो 72,000 नाड़ियों की बात कही गई है प्राण वायु मार्ग से जुड़ा हुआ, उसके बारे में जब हम देखते हैं शरीर रचना विज्ञान में हम जब खोजते हैं तो हम पाते हैं कि जो नस और धमनियों से जो श्वास अंदर गया और ऑक्सीजन जो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर के सभी अंगों में जो प्रवाह करता है, जो है कहीं ना कहीं यह धमनियाँ, यह जो है नस 72,000 के आसपास है जो हमारे शरीर में है। अर्थात इस प्रकार हमारे शरीर रचना विज्ञान में वो सारी बातें हैं, वे सारे तथ्य हैं जो योग शास्त्रियों ने, योग के महर्षियों ने जिस योग यात्रा के संदर्भ में वर्णन किया है। इस प्रकार शरीर रचना विज्ञान और इस योग मार्ग के जो है उसमें सारे तथ्य उपलब्ध हैं। स्पष्ट हो गया कि आज के वर्णन में शरीर रचना विज्ञान में जो बनावट है, जो मेरुदंड का बनावट है और उसके ऊपर जो हेड का एटलस सजा हुआ है, वह करीब करीब हमारे जो है प्राण वायु मार्ग की कल्पना हमारे महर्षियों ने किया है, उसी के अनुरूप है। इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि हमारे बॉडी में है। अब हमारे योग यात्रा करने में अभी तक हम श्वास लेने और देने की बात कर रहे, छोड़ने की बात कर रहे थे। अब हम श्वास जो छोड़ते हैं उसको ऑब्जर्व करना है। हम जो श्वास जो छोड़ रहे हैं उसको परखने की कोशिश करना है, अपने हाथ पर इस तरह से करके जैसे ऐसे देंगे तो उससे एक श्वास पता लगेगा कि एक नाक चल रहा है। जब बायां नाक चल रहा है तब हम मानेंगे कि वह चंद्र नाड़ी चल रहा है, और चंद्र नाड़ी चल रहा है। जब दायां नाक चलता है तब हम मानेंगे कि यह सूर्य नाड़ी चल रहा है, और जब दोनों नाक चलता है तब ऐसे मानते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी चल रहा है। ये तीनों अवस्थाएं जो है हमारे योग शास्त्र में कहीं ना कहीं विराजमान है, और योगी का काम है कि साधना से, प्रयास से इसे जो है सुषुम्ना बाही बनाना है। यह जो है सुषुम्ना से जब हमारा नाक बाही होगा सुषुम्ना, तब वह जो है योग की यात्रा सफलता की ओर बढ़ेंगे हम लोग। यह बेसिकली कंसेप्ट है। इसलिए जो योग की यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं उसको इस शरीर की बनावट पर ध्यान देना होगा, और जो है महर्षियों द्वारा जो ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी की बात की गई है उसके बारीकियों की समझना पड़ेगा, और श्वास जो छोड़ने की गति है उसको जो है ध्यान रख करके हम अपने जो श्वास छोड़ने की गति है सुषुम्ना बाही बनाना है। अब प्रश्न है कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। शरीर की एक प्रक्रिया है। शरीर जैसे ही जब से आगे की ओर झुकते हैं, जब इस तरह झुकेंगे तो आप देखेंगे कि चंद्र नाड़ी चलने लगेगा। जब शरीर पीछे की ओर ऐसे जब झुकते हैं, जब पीछे की ओर ऐसे मोड़ेंगे अपने आप को, तो देखेंगे कि दायां नाक से सांप चलने लगा। यह एक जनरल सामान्य एक छोटा मोटा एक्सरसाइज है, लेकिन यह बिल्कुल आसान है। आगे की ओर जब भी प्रणाम करके हम धरती माता को प्रणाम करते हैं तो हमारा चंद्र नाड़ी झुकता है, और जब जब पीछे चलते हैं यह ट्रांजिशनल फेज में फिर जो है हमारे महर्षियों ने पूरे 12 घंटों को ऑब्जर्व किया कि किस समय चंद्र नाड़ी चलता है, किस समय सूर्य नाड़ी चलता है। इस ऑब्जर्वेशन में हमारे महर्षियों ने पाया कि ब्रह्म वेला जो है उस समय सुषुम्ना नाड़ी प्रायः चलते हुए देखा गया है, कुछ अधिक समय तक। इसलिए मॉर्निंग में लोग प्रार्थना करते हैं ब्रह्म वेला में, खासकर जो है सुबह उषा काल के पहले का जो अवधि है जिसमें सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने के पहले इस समय प्रायः देखा गया है कि सुषुम्ना है, उसके बाद चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी आपके दैनिक गतिविधि में आपकी व्यस्तता के अनुसार वह शिफ्ट करते रहता है। अगर अधिक कठिन काम करते हैं तो सूर्य नाड़ी चलने लगता है, शिथिलता वाला काम करते हैं तो चंद्र नाड़ी लगता है। लेकिन मॉर्निंग में सूर्य सो कर जब उठते हैं सूर्योदय के पहले, उस समय प्रायः आपका यह देखा गया है कि सुषुम्ना नाड़ी चलता है। इसलिए योग करते समय सुबह का समय अधिक माना गया है। उसी तरह संध्या के समय भी दिन भर अधिक व्यस्तता के कारण यह पाया गया, ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि दिन में जो है सूर्य नाड़ी अधिक सक्रिय रहता है, और जैसे ही संध्या होता है वह सूर्य नाड़ी शिथिल होकर के चंद्र नाड़ी थोड़ा सा तेजी से चलने लगता है। यह जनरल ऑब्जर्वेशन बेस्ड साइंस है। आप स्वयं ऑब्जर्व करें और अपनी आवश्यकता अनुसार इसको आप प्रयास से, परिश्रम से शिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत से आजकल जो है प्रोफेशनल, बहुत से योग शास्त्री, नारी विज्ञान वैज्ञानिकों ने स्वर जो इसको नारी शास्त्र के लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं लोगों को देख करके कि इस समय यह काम करना चाहिए, जब चंद्र नारी रहे तो यह काम करना चाहिए, सूर्य नारी रहे तभी काम करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसमें कहीं ना कहीं कुछ अंधविश्वास की भी संभावनाएं रहती है, कुछ सही भी रहता है, कुछ अंधविश्वास की भी संभावनाएं रहती है। इसलिए इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। आप यही देखिए कि आप किस प्रकृति के कार्य कर रहे हैं।
अगर उत्पादन का कार्य कर रहे हैं जिसमें अधिक मेहनत लगता है तो स्वाभाविक रूप से सूर्य नाड़ी की व्यवस्था होगी। अब रात में सोने जा रहे हैं तो सोते समय आपको चंद्र नाड़ी की शीतलता की आवश्यकता है। उसमें भी है कि करवट लेने से भी नाड़ी में परिवर्तन होता है। अगर आप सोते हैं बायां करवट बायां की तरफ से तो चंद्र नाड़ी शिथिल हो जाएगा, दायां तरफ चलते हैं तो सूर्य नाड़ी सोते हैं, या सोने की भी अवधि से चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के गमनागमन में कुछ अंतर पड़ता है। इसलिए अपने अभ्यास से हम इस पर विशेष जोर नहीं देंगे, अपने ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि इस नाड़ी के वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसमें बहुत से अंधविश्वास फैलाने की बात कहा है कि चंद्र नाड़ी चल रहा हो उस समय इंटरव्यू देना चाहिए, उस समय ही काम करना चाहिए, उस समय ही काम करना चाहिए। यह बहुत बारीकी से समझने की बात है और इसके बारीकी से समझ करके आप जो है, यह सिर्फ मेरा फोकस आज का रहेगा कि आपकी योग यात्रा, आपकी जो योग यात्रा करेंगे तो उसमें सुषुम्ना में बाही श्वास श्वसन गति अगर हो तो वह ज़्यादा बेहतर है। जैसे ही अगर आप सुषुम्ना से आपका जो है श्वास दोनों नाक से बराबर जब निकलने लगता है तो आप महसूस करेंगे कि आपके भौतिक जो है लालच लोभ धीरे धीरे अपने आप कम जाएगा। ऐसा नहीं कि सुषुम्ना नाड़ी अगर चलना शुरू हो गया तो अपने आप को आध्यात्मिक गुरु समझ जाए, सो बात नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी का भी स्टेज है। अगर सुषुम्ना नाड़ी पृथ्वी तत्व से क्रॉस करके गुजरता है तो आपकी जो है पवित्रता, जो उत्पादन का कार्य होगा उसमें पवित्रता रहेगा। आपका अगर जल तत्व से होकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाह होता है तो आप देखेंगे कि वह जो है आपका आनंद में पवित्रता होगा। आपका जो भी खुशी मनाएंगे, जो भी काम करेंगे, उसी तरह अग्नि तत्व में है तो आपकी जो एनर्जी आएगी दूसरे की रक्षा के लिए एनर्जी आएगी। और उसी तरह जो है वायु तत्व आगे चल कर जाता है तो आध्यात्मिक यात्रा सबसे ऊपर होकर के होती है। कहने का मतलब कि यह जो है सुषुम्ना से अगर जो है नाक दोनों नाक से बराबर चलने लगे तो यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हम आध्यात्मिक आदमी हो गए। अध्यात्म की यात्रा आपकी प्रारंभ हो गई। अगर पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ अगर है आपका आध्यात्मिक यात्रा तो आप जो इस भौतिकवादी दुनिया के साथ साथ पवित्रता के साथ आध्यात्मिक दुनिया भौतिक दुनिया चलेगा। उसी तरह जल तत्व है, मणिपुर में चक्र में आएंगे, अग्नि तत्व की ओर है, वायु तत्व की ओर आएंगे और आकाश तत्व में जाएंगे, तब आपकी योग यात्रा ऊपर की ओर आएगी। हम चूंकि यहाँ पर बहुत संक्षेप में बता रहे हैं, मेरा उद्देश्य भी है कुंजिका प्रस्तुत करना, डिटेल में जाना। डिटेल में जाने के लिए बहुत सारे शास्त्र और पुस्तक उपलब्ध है, आप बहुत सारे अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल आदमी के लिए, एक व्यवहारिक आदमी के लिए इतना जानना जरूरी है, उतना भर हम बता रहे हैं कि आपका स्पाइनल कोड का जो बनावट जो है और यह प्राणवायु मार्ग, यह जो है उस ईडा पिंगला और सुषुम्ना की जो बात है, यह प्राणवायु मार्ग है। यह जो है रक्त धमनी और नस या नाड़ी जो है रक्त संचालन वाला नाड़ी नहीं है जो हमारे शरीर रचना विज्ञान में है, बल्कि यह श्वास आने और जाने वाला भी है। और नासिका से जो खासकर जो श्वास बाहर निकल रहा है उस पर आधारित है। या नासिका से जो बाहर श्वास निकल रहा है उसको ऑब्जर्व करें और इसी पर आधारित है। एक जो है गृहस्थ जीवन जीने वाले योगी के लिए अपनी जो योग यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए इतना आवश्यक है कि अपने वो स्पाइनल कोड के बनावट को समझें। वह जो है एक टेबुलर फॉर्म में जो हड्डी सजा करके रखा हुआ है, 33 हड्डियों का 70 सेंटीमीटर का जो मेरु रज्जा है, मेरुदंड है और जो दिमाग से कनेक्टेड है उसको, और हमारे ऋषि महर्षियों ने जो ईडा पिंगला और सुषुम्ना की बात कही है, या इसके दोनों को सच्चाई को मानते हुए अपनी योग यात्रा ध्यान के द्वारा नीचे जो है पृथ्वी तत्व से जल तत्व से अग्नि तत्व से वायु तत्व और वायु तत्व से ऊपर की ओर जो है आकाश तत्व की ओर बढ़ने का यह यात्रा जो है बेसिकली एक सामान्य गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए इतना पर्याप्त है। विस्तृत जानकारी के लिए जो ऋषि महर्षि है वह डिफरेंट ग्रंथ को पढ़े, वह अध्ययन करे और इस क्षेत्र में जाए। लेकिन आपके काम चलाने के लिए एक गृहस्थ जीवन जीते हुए आपको योग यात्रा प्रारंभ करने के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है और हमारा रक्त संचालन के द्वारा जो धमनियों और नस में जाता है वह कैसे काम करता है, ऑक्सीजन कैसे पूरे शरीर में घूर्णन करता है। और फिर हमारे ऋषि महर्षियों ने जो प्राण वायु मार्ग डिसाइड किया है कि ईडा पिंगला और सुषुम्ना यह प्राण वायु मार्ग है। तीनों से जो प्राण की शक्ति का आवागमन होता है और नासिका से जो बाहर सांस छोड़ रहे हैं उससे हम उसकी पहचान करते हैं। इतना पहचान करना
पर्याप्त है, इतना पहचान करते हुए आप अपनी योग यात्रा प्रारंभ करें। आपके योग के क्षेत्र में आपको पर्याप्त सफलता मिलेगी और गृहस्थ जीवन जीते हुए आप एक महामानव की ओर, एक आदर्श पुरुष की ओर, एक आदर्श नागरिक और आदर्श व्यक्तित्व बनेगा। आपका एक महामानव बनने की क्षमता आएगी। और अगर आप ज़्यादा यात्रा करना चाहते हैं योग यात्रा के क्षेत्र में, तो आप जो है चित्तवृत्ति निरोध से असिद्धि नवनिधि की जो बातें हैं वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, लेकिन स्टेप्स यही होगा। एक गृहस्थ जीवन जीते हुए जो आपका स्टेप्स होगा यही होगा, यही बेसिक स्टेप्स है। आप इसको बारीकी से समझें, इसको परखें, महसूस करें, किसी तरह के भ्रम में नहीं रहें। यह शरीर में सारी बातें हैं और किसी तरह के जो लोग तर्क देते हैं कि हमारे महर्षियों ने काल्पनिक बातें कही है, वह काल्पनिक बात नहीं है, वह शरीर रचना विज्ञान के निकट है। शरीर रचना विज्ञान के साइंटिफिक तथ्यों पर आधारित है, विभिन्न अंगों के तथ्य पर आधारित है। नज़रिया है, सिर्फ देखने का है। और जितने साधन हैं, यह सिंपल सी बात बता दिए कि आप जैसे ही आगे की ओर झुकते हैं तो आपका चंद्र नाड़ी तेज चलने लगता है। एकदम अजमा के आप देख सकते हैं। जैसे ही आप जो है कमर से पीछे की ओर झुकते हैं तो आपका सूर्य नाड़ी चलने लगता है। आप जो है बाएं करवट सोते हैं तो दूसरा नाड़ी चलेगा, दाएं करवट सोएंगे तो दूसरा नाड़ी चलेगा। ये बिल्कुल साधारण सी बात है। इसे आजमाएं, परखें और अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अपने उद्देश्य को पूर्ति के लिए इसको जीवन में प्रयोग करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका योग यात्रा बिल्कुल सफल होगा। आप एक अच्छे योगी की तरह अपने जीवन यात्रा करेंगे, योग के भ्रम में नहीं फैलाएंगे, क्योंकि समाज में बहुत से योग के नाम पर बहुत तरह की बात करते हैं। साधारण सा जो अनुलोम विलोम करते हैं, यह इंगा और पिंगला नाड़ी को संतुलित करने का अभ्यास है। यह नारी शोधन है। यह नारी, आज का जो विषय है नारी पर चर्चा किए, यह नारी शोधन का तरीका है। अनुलोम विलोम करे रहे, कपालभाति करते रहे, यह सब नारी शोधन का एक जनरल तरीका है जो बिना समझे बुझे अज्ञाने में अनजाने में आप कर रहे हैं, लेकिन आपका नारी शोधन हो रहा है। और फिर जब यह नारी शोधन अनुलोम विलोम और कपालभाति के माध्यम से आपका नारी शोधन हो जाता है, फिर आप इस पर ध्यान देना शुरू करें कि नारी जो है, हमारा जो नाक से किस नासिका से अधिक गिर रहा है और हमारी क्या आवश्यकता है। उस आवश्यकता के और थोड़ा सा ध्यान दे करके बैठ करके आसन पर मुद्रा को अपनाते हुए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके ना जो है श्वास की गति जो है सुषुम्ना में प्रवेश करेगा। और सुषुम्ना में जैसे ही प्रवेश करेगा आपका शरीर स्वस्थ और चंगा हो जाएगा। शरीर पूरी तरह स्वस्थ और चंगा होगा। धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेंगे, शरीर और ऊर्जावान हो जाएगा। आप दुनिया के मोह ममता इस भौतिकवादी चकाचौंध से ऊपर उठकर अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे और अध्यात्म आपका हर कार्य पवित्रता से भरा होगा। आप अगर पृथ्वी तत्व से प्रभावित आपकी सुषुम्ना बाही यात्रा है तो आप जो भी कार्य करेंगे वो बहुत ही पवित्र भाव से करेंगे। आपको सफलता पवित्र भाव से मिलेगा। जल तत्व की ओर बढ़ेंगे, उसी हिसाब से भौतिक बुद्धि दुनिया से अलग नहीं हटेंगे, लेकिन आपका जो आनंद आएगा वो पवित्रता से भरा हुआ, सात्विकता से भरा हुआ होगा। उसी तरह एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान है कि मनुष्य का पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व अगर वह विकसित होगा तो एक अच्छे पर्सनालिटी वाला होगा। उसके ऊपर तो योगी बन ही जाता है, लेकिन एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है कि तीनों तत्व शोधित हो। आपकी जो सुषुम्ना बाही, ईडा पिंगला और सुषुम्ना बाही जो यात्रा है, तीनों तत्व अगर चारों तत्व तक आपके सफलता है तो आप जीवन में इस भौतिकवादी दुनिया में भी सफल रहेंगे और आध्यात्मिक दुनिया में भी आपका नाम धाम बहुत होगा। इसलिए आज का यह विश्लेषण यही है। आप खासकर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बनावट को समझ लें, स्पाइनल कोड के बनावट को समझ लें, स्पाइनल कोड की 33 हड्डियों की जो टेबुलर फॉर्म में सजा के रखा हुआ है उसको जाने। जो सेंट्रल कैनाल है, स्पाइनल कोड का सेंट्रल जो कैनाल है, केंद्रीय नली है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, उसको समझे। इस फ्लूइड के भरे हुए रहस्य को वैज्ञानिक लोगों ने, शरीर रचना वैज्ञानिकों ने, आज तक डॉक्टर लोगों ने इसको सही रिसर्च करके पता नहीं लगा सके हैं। ये एक अनुमान पर, ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। ये फ्लूइड जो है कितना शक्तिशाली है। योगी मुनि ने, हमारे महर्षियों ने इसी सेंट्रल कैनाल जो हमारे शरीर रचना विज्ञान में है, जिसमें स्पाइनल फ्लूइड है, इस स्पाइनल फ्लूइड का फ्लो ऊपर की ओर बढ़ा करके जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व से होकर शस्त्रार्थ की ओर ले जाते हैं। तो पिनियल ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है वही आध्यात्मिक यात्रा की चरम अवस्था है। इसलिए यह बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल व्यवहारिक है और बिल्कुल यह जो है शरीर रचना विज्ञान के अनुसार है। हमारे महर्षियों ने
जो ईडा पिंगला और सुषमना की कल्पना की है उसके अनुकूल है, या 72,000 नारियों की जो बात है उसके अनुकूल है, जो नारियों में ब्लॉकेज की बात है उसके अनुकूल है, या वायुमार्ग प्राण वायुमार्ग में 72,000 नारियों में कहीं ब्लॉकेज आता है, तब जो है उसकी एक पद्धति है, योग पद्धति है, उससे सारे योग ब्लॉकेज को खोला जा सकता है। हम यह ब्लॉकेज जो भेन और धमनियों और नसों के ब्लॉकेज है वह एक अलग पक्ष है, और जो प्राणवायु मार्ग के जो नारी के ब्लॉकेज है वह अलग पक्ष है। ये दोनों पक्ष के बीच संतुलन बैठाते हुए मैं इस तथ्य को आपके सामने रख दिया है। आप अपना योग यात्रा प्रारंभ करें। हमारा पूरा भरोसा है कि आपकी योग यात्रा सफल होगी और योग्य गुरु आपको मिलेंगे जो आपको सही राह दिखाएंगे, और सही राह पर आप में पवित्र भावनाओं के साथ आप जो है, हम जो इस सीरीज को जो प्रारंभ किए हैं, आज आई ऑब्जर्व योग ऑब्लिक क्रिया योग जो हम प्रारंभ किए हैं उसका स्टेप बाय जो वर्णन कर रहे हैं। आज का स्टेप जो 5वां स्टेप था वह नारी शोधन था, नारी के बारे में परिचय कराना था, शरीर रचना विज्ञान में नारी की खोज करना था, नारी को खोज करके आपको बताना था, और शरीर रचना विज्ञान में इस महर्षियों द्वारा जो स्थापित जो सर्वव्यापी या कहा जाए यूनिवर्सल जो योग विद्या है, जो अविनाशी विद्या है, उसके बारे में बताते हुए उसको आगे की यात्रा के लिए आपको प्रेरित करना था। इस उद्देश्य में मैं कितना सफल रहूँगा आप इसे अपना कर देखें और फिर जो है इसको अपनाएं। अगर यह मेरा विश्लेषण अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अनुरोध है कि मेरे इसके पहले का 4 पार्ट भी आप देख लें ताकि आपकी योग यात्रा एक कंप्लीट पैकेट के रूप में यह 5वां हिस्सा हो। अगला दिन मैं 6ठा पार्ट बताऊंगा, और 6ठा पार्ट जो होगा मेरा वह बेसिकली चक्र पर आधारित होगा। शरीर रचना विज्ञान में चक्र की खोज, और चक्र की खोज के आधार पर वह जो है डिफरेंट डक्टलेस ग्लैंड के माध्यम से इसे प्रमाणित करेंगे कि आज भी यह संभव है कि हम जो चित्त वृत्ति निरोध से जो योग को शुरू किए हैं और उससे अष्टसिद्धि और नॉन रिद्धि और उससे ऊपर की यात्रा आज भी आपके लिए संभव है। यह कैसे करेंगे, किस अंग से करेंगे, कैसे परखेंगे, इसके बारे में हम पूरे तत्व को बचाने का प्रयास करेंगे। अब अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। मेरा यह अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर अगले दिन।